हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 4 परमाणु संरचना के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। परमाणु संरचना में जो एनसीईआरटी माइंड मैप दी है कि क्या क्या पढ़ना है परमाणु संरचना चैप्टर में, उन सब चीज़ों को मैंने बताया था। तो आज मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है, डाल्टन का जो परमाणु संरचना है वहाँ से है। तो बिना लेट किए हुए हम लोग चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत से शुरू करते हैं। ठीक है, और ये देखिए डाल्टन साहब कौन थे? तो डाल्टन साहब एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने पहली बार परमाणु के बारे में हम लोगों को बताया, हम लोगों को अवगत करवाया। ठीक है, किस चीज़ के बारे में? परमाणु के बारे में। जब साइंस की शुरुआत हुई तब, लेकिन साइंस से पहले जो भारत के ऋषि महर्षि थे उनको बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त थी इन सब चीज़ों में। हमारे एक महर्षि थे कणाद, उनका नाम था कणाद, और कणाद से ही कण बना। उन्होंने बताया था कि दुनिया में जितने पदार्थ बने हुए हैं वो सबसे सरल और शुद्ध कण से मिलके बना हुआ है, और उस कण को ही कहते हैं परमाणु। ठीक है, और परमाणु से क्या बनता है? अणु। ये कहने वाले हमारे महर्षि थे ईसा मसीह के जन्म से पहले ही। उनका नाम था कणाद। और 18वीं शताब्दी में जब साइंस डेवलप हुआ, साइंस एक सब्जेक्ट के रूप में आया, तब हमारे डाल्टन साहब आए। लगभग उसके 2000-3000 वर्ष बाद की बात है ये। 3000 तो नहीं कह सकते आप, लगभग 2000 के आसपास जो है वो आए, तब की बात है जब साइंस की खोज हुई तब। ठीक है, तो ये है हमारे डाल्टन साहब। डाल्टन, जॉन डाल्टन पूरा नाम है। परमाणु अविभाज्य है इनका मानना है। अविभाज्य का मतलब होता है कि परमाणु को हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं। और ये स्टेटमेंट आगे चल के जब साइंस और डेवलप हुआ तो ये स्टैंड क्या हो गया? गलत हो गया। इसे आने वाले और साइंटिस्ट ने खारिज किया, क्योंकि परमाणु को भी उन्होंने विभाजित करके दिखाया। ठीक है, माना। और उनका तथ्य 19वीं शताब्दी के अंत में नकार दिया गया। और असल में वैज्ञानिकों ने उस दौरान परमाणु में आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज कर लिया। इन्होंने बताया था कि सबसे सूक्ष्म कण परमाणु है और परमाणु अविभाज्य है। ठीक है, इन्होंने बताया था एटम। ए मतलब नॉट, ए मतलब नॉट, और टर्म मतलब इन्होंने बताया था डिविजुअल। ठीक है, डिविजुअल। ठीक है, समझे? इन्होंने बताया था डिविजुअल। तो ये मतलब नॉट, डिविजुअल मतलब एटम वो है जो डिविजुअल नहीं है, जो आगे नहीं बढ़ सकता है। ये कौन बताए थे? डाल्टन साहब बताए थे, जो 18वीं सदी की बात है। 19वीं सदी में आके ये गलत हो गया, क्योंकि उनके बाद जो साइंटिस्ट आए उन्होंने क्या किया? परमाणु को विभाजित किया लगभग 32 कणों में। और उस 32 कण में जो 3 पहला कण है, जो फंडामेंटल कण है, जो आधारभूत कण है, जो परमाणु के सभी गुणों को लेके चलता है, ठीक है, और अधिकांश चीज़ों में अपनी भागीदारी को निभाता है, उसी 3 कण का नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 कण हैं, और इसी 3 कण को हमको अभी पढ़ना है अपने क्लास के स्तर के हिसाब से। ठीक है, तो बिना विलम्ब किए चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। क्योंकि चैप्टर यही चल रहा है बाबू, तो बार बार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल ये ही चलेगा। ठीक है, जब कभी आप भोज में जाइएगा, भोज 2-3 दिनों का होता है, तो आप नाश्ता खाने बैठिएगा तो वो भी भोज है, खाना खाने बैठिएगा तो वो भी भोज है, फिर रात में बैठिएगा तो वो भी भोज है। उसी तरह से ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर ही इसी के बियॉन्ड है। अगर आप केमिस्ट्री की बात करेंगे तो एक साइंटिस्ट का कहना है कि केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का अध्ययन ही केमिस्ट्री है। तो जब भी केमिस्ट्री की बात आएगी तो हम लोग घूर फिर के एटम्स और मॉलिक्यूल्स पे ही आएंगे। तो इसलिए बार बार एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जब हो तो आपको घबराना नहीं है, ना बोर होना है। ये चैप्टर ही उसी का है ना। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 का खोज हुआ, और ये अविभाज्य इकाई जो माना गया था ये कथन गलत हो गया, और इनको क्या कहा गया? अब परमाणु कण कहा गया। अब परमाणु का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल। क्या होता है?
फंडामेंटल क्या होता है, फंडामेंटल होता है, आधारभूत होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणों से करने वाला साइंटिस्ट कौन थे, जे थॉमसन। हिंदी में कहीं टॉमसन मिलेगा और कहीं थॉमसन मिलेगा, लेकिन इंग्लिश में TH ही है, तो थॉमसन ही हम लोग पढ़ते हैं। फिर जे थॉमसन ने कैथोड किरणों की मदद से परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के बारे में भी बताया। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, वो जे थॉमसन साहब को जाता है। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन क्या क्या है, इससे पहले भी हम लोग माइंड मैप में पढ़े। ठीक है, कोई बात नहीं, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, तो बार बार पढ़ने से क्या होगा, ये हमारे दिमाग में आ जाएगा, इससे अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ ही साथ हमारे कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे या जो बच्चे 9th 10th में पढ़ते हैं, पढ़ाई सेम होता है भाई, चाहे कंपटीशन का हो चाहे आपके ये एकेडमिक का हो। ठीक ना, आप 2 साल की उम्र में रोटी खाइएगा और 12 साल की उम्र में रोटी बदल नहीं जाएगी, संख्या अधिक हो जाएगी, तो रोटी ही खाना है। तो एजुकेशन में जो कुछ भी हम लोग लेते हैं सेम ही चीज़ होता है, बदलता नहीं है। इसलिए अभी पढ़ लीजिए अच्छे से, ताकि जब आप बिहार पुलिस, दरोगा, NTPC, ग्रुप डी, रेलवे, सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे तो वहाँ साइंस में दिक्कत ना हो। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। क्या क्या तथ्य है, तो सबसे पहला, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, और रॉबर्ट ई मिलियन के द्वारा ये क्या किया गया था, परिकलित किया गया था, ये बताया गया था रॉबर्ट, ठीक है, ई मिलियन ने ही क्या किया था, आकलन किया था। तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, कितना माइनस चार्ज होता है, तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। ये चार्ज जो होता है ये नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, और सेम इतना ही चार्ज होता है प्रोटॉन पे, लेकिन वो चार्ज पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 गुना 10⁻⁻21 kg, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा। ठीक है, माइंड मैप में। चलिए इन सब चीज़ों को आप क्या करते हैं, पीछे छोड़ते हैं, 2 नंबर पे आते हैं। 2 नंबर का खिलाड़ी क्या है, तो 2 नंबर का खिलाड़ी क्या है, प्रोटॉन है। क्या है, प्रोटॉन है। और ये प्रोटॉन वही है जो धनात्मक होता है, ये प्रोटॉन वही है जिसमें द्रव्यमान होता है, और ये प्रोटॉन वही है जो परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। साथ ही साथ ये प्रोटॉन वही है जिसको कौन खोजा था, तो गोल्डस्टीन ने खोजा था। ठीक है, चलिए उसी पे आते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रोटॉन का खोज, एनोड किरण होता है, एनोड और कैथोड किरण होता है, उन किरणों से एक्सपेरिमेंट करके ये खोजा गया। ठीक है, तो कैनाल किरणें भी कहते हैं इसे, क्योंकि ये कैनाल से गुजार के इसे क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, और उस एक्सपेरिमेंट से इसे खोजा गया। ठीक है, ये करने वाले व्यक्ति कौन है, गोल्डस्टीन। क्या है, गोल्डस्टीन है। तो गोल्डस्टीन ने, ठीक है, उनके द्वारा प्रसिद्ध एनोड किरण या कैनाल किरण के प्रयोग के द्वारा परमाणु में धन आवेशित कण यानी प्रोटॉन की खोज की। प्रोटॉन कैसा होता है, तो धन आवेशित होता है, इस पे प्लस में 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है। और इसका द्रव्यमान कितना होता है प्यारे लाल, तो 1.6 गुना 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ये द्रव्यमान बहुत ही कम होता है अगर हम लोग केजी से तुलना करें तो। और ये कण इतने छोटे होते हैं कि इन कणों को देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब माइक्रोस्कोप में भी जो सबसे पावर वाला माइक्रोस्कोप है, उन पावर वाला माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी इनको देखने के लिए। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का, ठीक है, 1840 गुना होता है। कहने का मतलब है मेरे बच्चे कि एक में अगर 1840 से भाग दीजिएगा तो भागफल जितना आएगा वो द्रव्यमान किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा, है ना। मतलब ये टी शर्ट जो हम पहने हैं अपने ब्रांड का, इस टी शर्ट का द्रव्यमान और मेरे पूरे शरीर का द्रव्यमान का तुलना आप कर लीजिए। ठीक है, अब हमारा शरीर का वजन कितना है, 76 kg। ये टी शर्ट कितना होगा, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 50 ग्राम,
तो कहाँ 76 kg, कहाँ 50 ग्राम। तो सेम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, सेम क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर के खिलाड़ी पे। और तीसरे नंबर का खिलाड़ी क्या है भैया, तो तीसरे नंबर का खिलाड़ी है न्यूट्रॉन। कैसा है, न्यूट्रॉन। इसका नाम ही न्यूट्रॉन पड़ा है क्योंकि ये न्यूट्रल है, ये उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक ना। ये बिल्कुल शांत स्वभाव के कण हैं, ना किसी से लेना ना किसी से देना, एकदम ध्रुवीय भालू के जैसे नाभिक में पड़ा रहना, ठीक है, ये इसका नेचर है, ठीक है। ये सब जोक सपाट है, ये ध्रुवीय भालू का कोई कनेक्शन नहीं है नाभिक से, ये याद रखिएगा, और ना न्यूट्रॉन से, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, उस बंदे का नाम था जेम्स चैडविक। क्या नाम था, जेम्स चैडविक नाम था, ठीक है। जेम्स चैडविक ने हल्के तत्व जैसे लिथियम, बोरोन इत्यादि की अल्फा कणों के साथ प्रकीर्णन करवाकर, प्रहार करवाकर उसके ऊपर रे को गुजारकर, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से बताया कि एक कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है और ये कण क्या है, उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। क्यों, क्योंकि चार्ज के वजह से जो कण गुजारा, वो जो रे गुजारा, वो जो किरणें गुजरी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उस पर कोई विचलन नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने बताया कि ये आवेशहीन है, आवेश रहित है, ठीक है। और उनको स्टेटमेंट देख लीजिए, इन कणों को न्यूट्रॉन नाम दिया और ये उदासीन होता है। दूसरा क्या बताया उन्होंने, न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के प्रोटीनियम समस्थानिक में नहीं होता है, इसलिए हाइड्रोजन 1 में क्या होता है, एक ही होता है, प्रोटॉन एक होता है और इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, एक होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, 0 होता है। ये पहला ऐसा एलिमेंट का समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है और इसका क्या नाम है, ठीक है, प्रोटियम, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं मेरे प्यारे लाल, तीनों समस्थानिक को देख लीजिए। हाइड्रोजन 1 1 1 2 1 3, ये समस्थानिक है क्योंकि इसका क्या है, संख्या सेम है, संख्या सेम है, द्रव्यमान अलग अलग है, द्रव्यमान अलग अलग है। ऐसे परमाणुओं के एग्जाम्पल को हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक। क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, आप मार्केट से एक खिलौना ले आइए और आपके घर में 3 बच्चा है, तीनों उसी खिलौना के लिए लड़ेगा और मरेगा, तो ये सिचुएशन क्रिटिकल हो जाता है। सेम उसी तरह से है यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रोटॉन कितना है, तो प्रोटॉन कितना है, 1 है, और न्यूट्रॉन कितना है, 0 है, इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। इसका मास भी कितना हो गया, तो 1 + 0 = 1। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के मास को ही क्या कहते हैं, मास कहते हैं, मास ऑफ एटम कहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा बालक, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और इसका नाम क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम। और यहाँ पे इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा 3। तब इसे हम लोग क्या कहेंगे, तब हम लोग इसे कहेंगे ट्राइटियम। क्यों 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 होगा ऐसा, देख लीजिए। यहाँ पर नाइट्रोजन 1, ठीक है, सॉरी नाइट्रोजन कहते हैं, न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन 1, तो 1 1 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन 2 हो जाएगा और प्रोटॉन तो 1 ही रहेगा। टोटल मास कितना हो जाएगा, 3। तो 1 रहे तो प्रोटियम, 2 रहे तो डायटियम, 3 रहे तो ट्राइटियम। ये 3 समस्थानिक हाइड्रोजन का होता है। हम बता दिए हैं, आगे आएगा तो जिक्र करेंगे, नहीं तो उसको छोड़ देंगे, नहीं तो बता भी देंगे, अपने को कोई लेना देना नहीं है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे थे कि न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के प्रोटीनियम समस्थानिक में नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये पहला ऐसा परमाणु है 120 एलिमेंट में, हाइड्रोजन का पहला ऐसा एटम है प्रोटियम जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तीसरे नंबर पे आ जाइए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से अत्यधिक कम होता है, इसलिए परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को
योग किया जाता है या जोड़ा जाता है या तुलना किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, नगण्य होता है। समझ गए, ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है इसमें। या इतना ही तो नहीं था इस स्लाइड में, स्लाइड चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्लाइड चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं एक्चुअल में परमाणु मॉडल पे, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था कि परमाणु मॉडल कौन कौन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था और उनका क्या क्या कहना था। उसी को हम लोग विस्तार से देखते हैं, बात करते हैं, सोचते हैं। अगर वीडियो आपको ज़्यादा फास्ट लगे तो स्लो कर लीजिए, स्लो लगे तो फास्ट कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब ये सुविधा आपको दी हुई है, लेकिन हम इसी रफ्तार से चलेंगे और इसी तरह से पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो अब ये बार बार जब मेरे प्यारे बच्चों अब आए ना, इसका मतलब समझ लीजिएगा क्या होता है, मूलभूत। क्या होता है, मूलभूत। इंग्लिश में बोले तो फंडामेंटल, फंडामेंटल, आधारभूत। इसे क्या कहते हैं, आधारभूत भी कहते हैं, आधारभूत भी कहते हैं। ये NCERT इतनी शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करती है कि भूत लगा देती है ना। चाहे इंग्लिश की बात कीजिए या हिंदी की बात कीजिए, बहुत सारे ऐसे हमारे टीचर्स हैं जो NCERT तो देखते ही नहीं है, पढ़ाने की तो बात छोड़ ही दीजिए, और मार्केट में जो रेफरेंस बुक आती है उसी से वो पढ़ाते हैं, क्योंकि उनकी जो भाषा है वो बिल्कुल सरल होती है ना। लेकिन हम आपको NCERT से ही पढ़ाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन NCERT से ही बनती है, वो मार्केट के नोट्स से, गेस्ट पेपर से और बुक से नहीं बनती है, वो प्रैक्टिस बुक है। आप प्रैक्टिस कीजिए, इसको पढ़िए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, आधारभूत कण है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इसके खोज के उपरांत इसका मॉडल दिया गया। आप मार्केट से जब सब्जी खरीद के लाइएगा तो डिसाइड कीजिएगा नहीं सब्जी कैसे बनाना है, मिक्स वेज बनाना है कि अलग अलग करके बनाना है कि फ्राई बनाना है ना। तो सेम उसी तरह से मॉडल आया। उसमें सबसे पहला मॉडल किनका था, तो थॉमसन का मॉडल था, परमाणु मॉडल। दूसरा मॉडल किनका था, रदरफोर्ड का था। और तीसरा मॉडल किनका था, नील्स बोर का था। किसका था, नील्स बोर का। उस बंदे का नाम था नील्स बोर। क्या नाम था, नील्स बोर। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ को क्या करना है, याद रखना है। और सबसे लेटेस्ट परमाणु मॉडल, सबसे ज़्यादा साइंटिफिक परमाणु मॉडल किनका था, नील्स बोर साहब का था, जो आज भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई नए साइंटिस्ट आएंगे तो उनका पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इन दिनों क्वांटम यांत्रिकी परमाणु मॉडल, ठीक है, वैज्ञानिक द्वारा, ठीक है, वैज्ञानिक तौर पर सही पाया गया है और इसी मॉडल को स्वीकृति दी गई है और इस मॉडल को उच्च कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। जब आप क्वांटम फिजिक्स की बात कीजिएगा और कोर केमिस्ट्री की बात कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री की बात कीजिएगा 11th वगैरह 12th में, या जो ग्रेजुएशन करता है केमिस्ट्री से, तो वहाँ उनको ये पढ़ाया जाता है क्वांटम मॉडल। ठीक है, क्वांटम मॉडल क्या है, तो क्वांटम मॉडल परमाणु का ही एक साइंटिफिक और लेटेस्ट मॉडल है, जो हायर एजुकेशन में बच्चों को पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। अगर आप चाहिएगा तो हम कभी आपको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्वांटम नंबर के हिसाब से चीज़ें डिसाइड होती है और एक नंबर पता होने से पूरा का पूरा आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसकी हर स्थिति की जानकारी हो जाती है ना। फिलहाल हम लोग चले आते हैं जो परंपरागत मॉडल है उस पर चले आते हैं और उसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, है ना। तो ये है भाई साहब जे थॉमसन का मॉडल। किसका मॉडल, जे थॉमसन का मॉडल, जिसको हम लोग तरबूज मॉडल कहते हैं, है ना, वाटरमेलन मॉडल कहते हैं, है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं, है ना। तो थॉमसन इस परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल कहा। क्या कहा, तरबूज मॉडल। क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से तरबूज मॉडल किसके द्वारा दिया गया, तो जे थॉमसन के द्वारा। ये नहीं कि तरबूज खरीदना है, खा लेना है, ख़त्म बात। दूसरा, थॉमसन मॉडल में परमाणु में धन आवेश तरबूज खाने वाले लाल भाग की तरह है, जबकि इलेक्ट्रॉन
ठीक है, धन आवेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति है। जैसे यहाँ पे देखिए ये बीज है तरबूज का, है ना, जिसका नाम क्या दिया इन्होंने, इलेक्ट्रॉन दिया। क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया। और ये जो खाने वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट जिसको हम लोग खाते हैं, इस पार्ट का नाम उन्होंने क्या दिया, इसका नाम उन्होंने क्या दिया, इसका नाम उन्होंने प्रोटॉन दिया। ठीक है, ये धन आवेशित भाग है। उस समय जे थॉमसन को पता नहीं था प्रोटॉन के बारे में, सिर्फ उन्होंने बताया था कि ये धन आवेशित भाग है। क्या है, धनावेशित भाग है ना। जे थॉमसन के बाद दूसरा गोल्डस्टीन साहब आए जिन्होंने प्रोटॉन के बारे में बताया। ठीक है, उसके बाद के वर्ष में आए, तो उस वक्त तक जे थॉमसन को प्रोटॉन के बारे में पता नहीं था। ठीक है, सिर्फ उन्होंने बताया खाने वाला भाग धन आवेशित होता है और बीज जो है वो ऋण आवेशित कण है जो इलेक्ट्रॉन है, जो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है, इस चीज़ को समझना है। ठीक है, हालांकि इस मॉडल ने परमाणु के, ठीक है, आवेश रहित अभिलक्षण उदासीन होने की विवेचना की, पर कुछ वैज्ञानिक प्रयोगों से यह मॉडल नहीं समझा गया, इसलिए इसे क्या किया गया, नकार दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नकार दिया गया तो ये हम लोगों के लिए यूजलेस है, नहीं। पहला व्यक्ति जो किसी क्षेत्र में शुरुआत करता है, प्रारंभ करता है, वही हीरो होता है, क्योंकि उन्होंने किया, उसके बाद ये कारवां शुरू हुई। तो इसलिए याद रखना है साइंस में एक एक हीरो को, ये ओरिजिनल हीरो है, इसके वजह से आज दुनिया यहाँ पहुँची है। ठीक है, चलिए अब रदरफोर्ड, ये दूसरे हमारे साइंटिस्ट हैं रदरफोर्ड साहब। इनका जो परमाणु मॉडल है वो मेडावल स्थिति का मॉडल है ना, बीच वाले स्थिति का मॉडल है। ठीक है, रदरफोर्ड अपने प्रयोग में तेजी से चल रहे अल्फा कण, इसको कहते हैं अल्फा कण, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और 2 प्रोटॉन के बराबर होता है, हीलियम नाभिक। ठीक है, कणों को सोने के पन्नी से टकराकर ये चीज़ किया था। थोड़ा सा ऊपर करते हैं और गौर से देखिए इसको, इस एक्सपेरिमेंट को गौर से देखिए। ठीक है, ये मशीन है और इस मशीन से क्या किया गया, इस मशीन से अल्फा कण को बंदूक से जैसे गोली निकलती है, बंदूक से जैसे गोली दागी जाती है, वैसे ही क्या किया गया, इस पर प्रहार करवाया गया। ठीक है, इस पर बमबारी करवाई गई। और जब बमबारी करवाई गई तो ये सोने के पत्थर से देखा कि कुछ आर पार हो गया, कुछ लौट गया, कुछ बगल से इधर चले गया, और उसी हिसाब से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और ये कंक्लूजन दिया। जैसे देखिए ये अल्फा कण है, ये क्या है, चित्रपट द्वारा बिखरे अल्फा कणों को देख पाना संभव हो पाया है। यहाँ की धातु की पतली पन्नी है, अधिकतर अल्फा कणों का पन्नी से सीधा गुजरना, अगर कोई भी चीज़ डायरेक्ट सीधा गुजर रहा है, इसका मतलब है कि वो टकरा नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो खाली जगह है वहाँ पे। रोड जब खाली रहेगा तो आप भी तेज़ी से बाइक, 4 व्हीलर या अन्य वाहन को चलाइएगा, या रोड पे ट्रैफिक होगी तो आप नहीं चलाइएगा, या रोड जाम होगा, कुछ एक्सीडेंट हो गया होगा, पुल वगैरह टूट गया होगा तो आप लौट जाइएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ हुआ और जे थॉमसन ने उसी हिसाब से इन सब चीज़ों को बयां किया, इन सब चीज़ों को उन्होंने बताया। ठीक है, और बताने के बाद उन्होंने क्या कहा, तो हम लोग एक एक करके उनके स्टेटमेंट को देखते हैं। ठीक है, उनके स्टेटमेंट को देखते हैं, उनके स्टेटमेंट को समझते हैं। ठीक है, चलिए रदरफोर्ड के प्रयोग और परिणाम। रदरफोर्ड के प्रयोग और परिणाम से क्या क्या आपने को मिला, ये यहाँ विस्तार से दिख रहा है, गौर से देखिए। सबसे पहला प्यारे बच्चों, ज़्यादातर अल्फा कण बिना मुड़े सोने के पन्नी से सीधे निकल गया। इसका मतलब अधिकांश जगह क्या था, खाली था। दूसरा, कुछ अल्फा कण भिन्न कणों से मुड़ गए का मतलब है कि अल्फा कण का चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। अब मान लो उसके अंदर जो कण है उसका चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर मान के चलिए उसी के अंदर प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को विक्षेपित करेगा, अलग करेगा, हटाएगा। तो इस वजह से ये क्या हो गया, मुड़ गया। ये आया और मुड़ गया, ये डायरेक्ट निकल गया। ये टकराया और लौट गया, ये डायरेक्ट यहाँ से
मुड़ गया। तो इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने बार बार किया और करने के बाद उन्होंने ये पाया, देखिए यहाँ 12,000 कणों में से एक कण वापस आया। सोचिए कि वो कितना कण उससे टकराए होंगे, ठीक है। और आज हम लोग मज़े मज़े में पढ़ रहे हैं, बस इतना ही पढ़ रहे हैं और वो भी सही से याद नहीं रख पा रहे हैं। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी लगाई इस चीज़ को लेके। 12,000 कण में से एक कण टकरा के वापस आया, और जो टकरा के वापस आया उस वाले पार्ट का ही नाम उन्होंने क्या रखा, न्यूक्लियस रखा। क्या रखा, न्यूक्लियस रखा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, ठीक है। नाभिक कहते हैं। और ये कहाँ होता है, ये केंद्र में होता है ना, ये केंद्र में होता है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बैक, अल्फा पार्टिकल्स गया और टकरा के वापस लौट गया। ये डायरेक्ट निकल गया तो नो डिफ्लेक्शन, यहाँ पे हल्का सा हुआ तो स्मॉल डिफ्लेक्शन। और ये गोल्ड एटम है, ये सोने का परमाणु है। और यहाँ पे ज़्यादा डिफ्लेक्शन हुआ तो यहाँ क्या लिख दिया गया, मोर डिफ्लेक्शन लिखा गया। और उसी के हिसाब से इन्होंने क्या किया, स्टेटमेंट दिया। अब स्टेटमेंट को सोचिए, स्टेटमेंट को पढ़िए, स्टेटमेंट को समझिए, ठीक है। एनसीईआरटी से चित्र बनाएंगे, सभी बच्चे एनसीईआरटी से चित्र बनाएंगे अपने अपने नोटबुक में, ठीक है, अपने अपने नोटबुक में। पहला कथन क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, परमाणु के भीतर अधिकतर भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना मुड़े निकल गया पन्नी से। दूसरा उन्होंने क्या बताया कि परमाणु के बीच एक धन आवेशित गोला होता है जिसका नाम उन्होंने नाभिक दिया, न्यूक्लियस दिया। क्यों, क्योंकि 12,000 में से एक अल्फा कण वापस आया टकरा के। और तीसरा, क्योंकि ज़्यादातर कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गया और कुछ ही कण मुड़ा पाया गया। इस आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के भीतर ज़्यादातर भाग खाली है और नाभिक इस खाली भाग के बहुत छोटे भाग में मौजूद होता है। और नाभिक का आयतन इतना गुना परमाणु के आयतन के बराबर होता है। ये है 10⁻⁻⁵, ठीक है, समझ गए, ठीक ना। ये याद रखना है। मान के चलिए परमाणु का जो पूरा का पूरा आयतन होगा उसमें जो है 10⁵ से भागा दे दीजिए तो जो निकलेगा वो नाभिक का आयतन होगा, ठीक है। ये इसका जो है गणितीय रूप हुआ। नाभिक का आयतन बराबर इतना परमाणु का आयतन, परमाणु के आयतन से नाभिक का आयतन बहुत छोटा होगा। और चौथा स्टेटमेंट, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है, इन्होंने बोला, इन्होंने कहा। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि इससे पहले भी बताएं तो बार बार बोरिंग नहीं करेंगे, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है, किस तरह से ये हमारे साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके हम लोगों को बताया, ठीक है। अब हम लोग आगे इस चीज़ को क्या करेंगे, देखेंगे, आगे इस चीज़ को जानेंगे, आगे इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, इस प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला, परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है, ठीक है। और एक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। ये पहला स्टेटमेंट है जो सबों को याद रखने की जरूरत है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। ये अगर नाभिक है तो ये अलग अलग कक्षा है और इस अलग अलग कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। क्या करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है। और तीसरा, नाभिक का आकार, ठीक है, नाभिक का आकार, ये जो नाभिक है बच्चे, ये जो नाभिक है, ठीक है, इसका आकार ये परमाणु के आकार का बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम होता है। ये कौन बताए, तो ये रदरफोर्ड साहब ने बताया, ठीक है। अब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की कमियां, क्या क्या कमियां हैं
कमियां भी देख लीजिए, ये पूछा जाता है 5 नंबर के क्वेश्चन में पूरा का पूरा, ठीक है। मॉडल पूछा जाता है, विशेषता और कमी भी पूछा जाता है, तो आप देख लीजिए। सिर्फ कमी पूछेगा तो 2 नंबर का। पहला कमी क्या है भाई, पहला कमी क्या है, रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वलयाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, किंतु आवेशित कण होने के कारण ये कण आसानी से निरंतर ऊर्जा खोते हैं, जिसके कारण ये अंततः नाभिक में प्रवेश कर परमाणु को अस्थिर बनाते हैं। ये कथन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और कक्षा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। ये इसको इधर खींचेगा, है ना, और ये इसको इधर खींचेगा, लेकिन चक्कर काटने के क्रम में ये आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन पे 2 फोर्स काम करेगा, एक आगे ले जाने के लिए और एक सेंटर की ओर। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से निरंतर क्या करेगा, चक्कर काटता रहेगा और कभी भी नाभिक से नहीं टकराएगा। समझ गए? ये याद रखना है। और इसलिए ये मॉडल जो है थोड़ा सा क्या हो गया, दूसरे मॉडल के तुलना में यूजफुल नहीं रहा। दूसरा कमी क्या है, दूसरा कमी देख लीजिए। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी, रदरफोर्ड समझा नहीं पाया, है ना। जैसे मान के चलिए हम बहुत अच्छे टीचर हैं, हमको बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन हम आपको समझा ही नहीं पा रहे हैं। तो जब हम आपको समझा ही नहीं पा रहे हैं तो आप हमको क्या ही अच्छा टीचर समझिएगा, क्या ही आप हमसे अच्छे से पढ़ पाइएगा। तो इन्होंने तो इतना एक्सपेरिमेंट किया, सारा कुछ किया, इस पर थेसिस लिखा, इसको लाया सबों के सामने, है ना, लेकिन ये दुनिया वालों के सामने, साइंटिस्ट के पैनलों के सामने अच्छे से इस चीज़ को बता नहीं पाया विस्तार से, जिस वजह से जो है इसको उतना ज़्यादा स्वीकृति नहीं मिली। ठीक है, तो ये चीज़ को क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, आगे किनका है। ठीक है, और ये देख लीजिए, ये है, और ये वो मॉडल है जिस मॉडल का बाद रदरफोर्ड ने किया था। देखिए ये वो मॉडल है। देखिए ये वो मॉडल है, रदरफोर्ड का मॉडल ये है। ठीक है, ये प्लस चार्ज है, ये नाभिक है, और ऐसे जो है अलग अलग कक्षा में क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रही है, और ये चक्कर लगाते लगाते कहाँ पहुँच जाएगी, एक बार नाभिक के पास। तो ये गलत हो गया। इसके बाद कौन आए, इसके बाद हमारे बोर साहब आए, नील्स बोर, और इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से क्या किया, बहुत बेहतरीन तरीके से ये परमाणु मॉडल के बारे में बताया। और यही मॉडल आज जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नील्स बोर के परमाणु मॉडल को अगले दिन पढ़ेंगे। जहाँ तक मैंने बताया है इसको अच्छे से कीजिए। ठीक है, पुनः मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।